प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत अंतिम पाठ हम और हमारा आदर्श के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में सारांश की चर्चा की जाएगी। यद्यपि परीक्षा में सारांश लिखने के लिए नहीं आता, किंतु पाठ पता होने पर, सारांश पता होने पर आप पूछे गए प्रश्नों का बहुत ही सहजता से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आइए सारांश देखें। प्रस्तुत पाठ हम और हमारा आदर्श महान राष्ट्रवादी, वैज्ञानिक, समाजसेवी व साहित्यकार तथा जन जन के बीच मिसाइल मैन के नाम से विख्यात भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, द्वारा लिखित तेजस्वी मन का संपादित अंश है। इसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जब तक राष्ट्र के नागरिक, विशेषतः देश की युवा शक्ति, सुख सुविधाओं से पूर्ण समृद्ध राष्ट्र में जीने की इच्छा नहीं रखते, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास असंभव है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है। इसमें 4-5 प्रमुख बातें उठाई गई हैं, जिन्हें देखें। पहली बात है युवा शक्ति को उसकी क्षमताओं से परिचित कराना। निबंध के प्रारंभ में लेखक ने प्रश्न उपस्थित किया है कि वह विशेष रूप से युवाओं से ही क्यों मिलते हैं। तत्पश्चात वह स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं। उनका मानना है कि भारत को एक सशक्त एवं पूर्ण विकसित राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब देश की युवा शक्ति अपना सर्वोत्तम योगदान करे, और इसके लिए उन्हें अपनी क्षमताओं को न केवल पहचानना होगा बल्कि उसका समुचित उपयोग भी करना होगा। और यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें उनकी क्षमताओं का बोध कराया जाए। लेखक कहता है कि वह स्वयं यहाँ तक पहुँच सका क्योंकि उसने अपना उचित मूल्यांकन किया। दूसरी बात, नागरिकों में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा शक्ति का होना। लेखक का मानना है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब वहाँ के नागरिकों में सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने की इच्छा हो और अपनी इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए वे सतत प्रयासरत हों। लेखक कहता है कि G8 में सम्मिलित देशों की समृद्धि के पीछे कोई छिपा रहस्य नहीं है। रहस्य मात्र और मात्र इतना है कि वहाँ के नागरिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध राष्ट्र में जीने की इच्छा की और उसे पाने के लिए प्राणपण से जुटे रहे। यही कारण है कि वे आज विकसित कहे जाते हैं। यदि हम भी ऐसा कर सके तो कोई कारण नहीं जो हमें विकसित राष्ट्र की कतार में खड़े होने से रोक सके। तीसरी बात, प्रगति के लिए स्वयं के महत्व को पहचानना आवश्यक है। लेखक का मानना है कि जब तक हम स्वयं की क्षमताओं को पहचान नहीं लेते और उनमें समयानुसार उचित परिवर्तन नहीं कर लेते, तब तक हम सर्वोत्तम उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते। अतः हमें अपनी क्षमताओं का उचित मूल्यांकन करना होगा, और यदि हम ऐसा कर सके तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चौथी बात, जीवन में भौतिक वस्तुओं के महत्व को समझना। डॉक्टर कलाम जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते, और न ही भौतिकवादी मानसिकता को वे गलत स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है जो स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वे संसार के सभी पदार्थों को ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, अतः भौतिकता को अनुचित नहीं कहा जा सकता। पांचवी और अंतिम बात, विवेकपूर्ण आचरण ही आनंद का साधन। लेखक का मानना है कि भौतिकता को सदैव निम्न स्तर का माना गया और न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेयस्कर कहा गया, किंतु यह उचित नहीं है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से त्याग की प्रतिमूर्ति बनना वास्तविकता नहीं बल्कि दिखावा होगा। डॉक्टर कलाम युवा छात्रों से अपने मिलने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उन्हें अर्थात युवाओं को सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए, तभी वे अपने चारों तरफ
खुशियों का प्रसार कर पाएंगे और एक विकसित राष्ट्र के सपने को वे साकार कर पाएंगे। इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में हम लोग प्रश्नोत्तर और व्याख्या की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।